हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट पे। मैं हूं आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1 का छठा यूनिट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। एंड हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का लगभग 50% कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के बारे में एंड उसी के साथ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं थर्मल एक्सपांशन होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वर्ड है एक्सपांशन, एक्सपांशन का मतलब है बढ़ जाना, मतलब इंक्रीज होना। ठीक है, जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके जो डायमेंशन है उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है, डायमेंशन बढ़ जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपांशन। तो थर्मल एक्सपांशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ एनी सब्सटेंस due to application of heat is called thermal expansion। ठीक है, मतलब जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस पे हीट अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस पे हीट अप्लाई करेंगे तो उस सब्सटेंस का जो डायमेंशन है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपांशन। एक्सपांशन बोले तो बढ़ जाना, इंक्रीज होना। एंड क्योंकि ये हीट की वजह से हो रहा है इसलिए ये पूरा घटना का नाम हो गया थर्मल एक्सपांशन। अब क्या है? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट द फॉलोइंग डायमेंशन में इंक्रीज। ठीक है, तो जब हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो क्या क्या डायमेंशन इंक्रीज हो सकता है? सबसे पहला तो देखो लेंथ इंक्रीज हो सकता है। सॉलिड के केस में लेंथ इंक्रीज हो सकता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, देन वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकता है। ओके, लिक्विड के केस में क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, एंड लिक्विड का सरफेस एरिया तो फिक्स नहीं होता है क्योंकि हम लोग लिक्विड को जिस वेसल में डालेंगे, जिस कंटेनर में डालेंगे उसका सरफेस एरिया ले लेगा। तो लिक्विड के केस में सिर्फ हम लोग वॉल्यूम एक्सपांशन को काउंट करते हैं। ठीक है, एंड गैसेस के केस में क्या हो सकता है दोस्तों? गैस के केस में भी वॉल्यूम हो सकता है इंक्रीज। ठीक है, एंड उसी के साथ प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, प्रेशर। तो ये कुछ डायमेंशन है। जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस पे हीट अप्लाई करेंगे, अगर ये डायमेंशन चेंज होता है, इंक्रीज होता है, तो फिर हम लोग उसको कहेंगे थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि सॉलिड के केस में थर्मल एक्सपांशन कौन सा होगा एंड उसका कोएफिशिएंट क्या क्या होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। देखो दोस्तों, मैटर का जो 3 स्टेट है वो क्या क्या है? किसी भी मैटर का 3 स्टेट होता है। ठीक है, जनरली 3 स्टेट देखा जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो इन तीनों के केस में जो एक्सपांशन होगा थर्मल, वो कैसा होगा? चलो अभी बात कर लेते हैं सॉलिड। इधर रखेंगे लिक्विड को, ये लिक्विड एंड ये गैस। ओके, देखो दोस्तों, सॉलिड के लिए इसका एक फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप, साइज एंड इसका सरफेस एरिया भी फिक्स होता है एंड उसी के साथ इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड के केस में इसका कोई भी शेप एंड साइज नहीं होता है, जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का साइज एंड उसी का शेप ले लेगा। ठीक है, देन उसके बाद इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। गैस के लिए इसका कुछ भी फिक्स नहीं रहता। क्योंकि ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखो, सॉलिड के केस में जितने भी मॉलिक्यूल है, जितने भी एटम या फिर जितने भी मॉलिक्यूल कहेंगे, तो वो क्या होता है दोस्तों? वो आपस में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स के साथ चिपके रहता है। लिक्विड के केस में ये अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम होता है, गैस के केस में और भी कम होता है। तो जब हम लोग सॉलिड को हीट देंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ये हीट जाएगा एंड ये हीट जो मॉलिक्यूल है अपने आप के बीच जो चिपके हुए हैं जिस अट्रैक्शन फोर्स के माध्यम से, उस फोर्स को पहले ये क्या करेगा? इसको लूज करेगा, इसको कम करेगा। ठीक है, ओके। एंड लिक्विड के केस में क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम होता है, ओके, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग हीट को अप्लाई करेंगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स और भी कम हो जाएगा। एंड गैस के केस में क्योंकि ये नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा भी हीट देते हैं तो इसका जो एक्सपांशन होगा
ये बहुत ही ज़्यादा होगा। ओके, तो अगर हम लोग बात करें थर्मल एक्सपांशन का जो डिग्री ऑफ एक्सपांशन है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के केस में, तो सबसे कम होता है सॉलिड का, ठीक है, सबसे कम होता है सॉलिड का। सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर हम लोग तीनों के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे कम वृद्धि जो होता है वो सॉलिड का होता है, देन उसके बाद लिक्विड का होता है, एंड सबसे ज़्यादा किसका होता है दोस्तों, गैस का। गैस में अगर हम लोग थोड़ा सा भी हीट डाल देते हैं तो उसका जो एक्सपांशन होगा, उसका जो डायमेंशनल इंक्रीज होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। सो डिग्री ऑफ एक्सपांशन इज लीस्ट इन केस ऑफ सॉलिड। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ये बात आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। द डिग्री ऑफ एक्सपांशन इन सॉलिड इज लीस्ट, ठीक है, लीस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है। एंड यहां पे लिखेंगे द डिग्री ऑफ एक्सपांशन इन गैसेस इज लार्ज, ठीक है। तो गैसेस के लिए जो एक्सपांशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एंड सॉलिड के लिए सबसे कम होता है, एंड दिस इज ड्यू टू द attraction force between the molecule, ठीक है। मोलिक्यूल की जगह पे आप एटम भी लिख सकते हैं। तो सॉलिड के केस में जो मोलिक्यूल होते हैं उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए जो एक्सपांशन होता है सॉलिड के केस में बहुत ही कम होता है, ठीक है। एंड गैस के केस में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन द मोलिक्यूल्स वो बहुत ही कम होता है, एंड इसी वजह से हम लोग अगर हीट देंगे गैस को तो उसका जो इंक्रीज है, ठीक है, उसका जो एक्सपांशन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फिलहाल आज के क्लास में हम लोग सिर्फ सॉलिड को ही डिस्कस करेंगे, सॉलिड के एक्सपांशन के बारे में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन दोनों को कवर करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, आपके सिलेबस में उतना डीप में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। ओके, चलो आज शुरू करते हैं हम लोग एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। तो इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग एक्सपांशन ऑफ सॉलिड पे चले आएंगे। एंड दोस्तों इस चैप्टर में और भी 2 क्लासेस आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपांशन ऑफ लिक्विड एंड गैस, देन उसके बाद आखिरी क्लास में हम लोग बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। चलो अभी बात करते हैं हम लोग थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के बारे में। सो दोस्तों अभी अपन बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के बारे में, थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। दोस्तों जब हम लोग किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट अप्लाई करेंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट अप्लाई करेंगे तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है, डायमेंशन बढ़ जाएगा, तो उसी फिनोमेनन को हम लोग कहेंगे थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। अब देखो दोस्तों एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा डायमेंशन फिक्स रहता है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा डायमेंशन फिक्स रहता है। देखो यहाँ पे मैंने एक क्यूब ले लिया, एक सॉलिड क्यूब, ठीक है, तो इसका कौन सा डायमेंशन फिक्स रहता है दोस्तों। जैसे इसका लेंथ जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है, आप चाहे कोई भी लेंथ ले लीजिए, ये फिक्स रहता है, हर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए इसका लेंथ फिक्स रहता है। देन जो सरफेस एरिया होता है, ये वाला सरफेस के लिए सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस के लिए सरफेस एरिया, ओके, ये भी फिक्स रहता है। एंड ये पूरा सॉलिड का जो पूरा ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहता है, ओके। तो यहाँ पे लेंथ हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये तीनों ही डायमेंशन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स रहता है, ओके। तो जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ऐसे हीट अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो इन तीनों डायमेंशन में चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तीनों डायमेंशन कुछ थोड़ा सा अमाउंट करके इंक्रीज होगा, लेकिन देखो लेंथ जितना इंक्रीज होगा उतना सरफेस एरिया इंक्रीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वॉल्यूम उतना इंक्रीज हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों ही इंक्रीज होगा लेकिन अलग अलग अमाउंट पे इंक्रीज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जितना लेंथ इंक्रीज हुआ है उतना ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तीनों ही इंक्रीज होगा लेकिन अलग अलग अमाउंट पे होगा, ओके। तो इसी वजह से सॉलिड का जो एक्सपांशन है, ठीक है, सॉलिड का जो थर्मल एक्सपांशन है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ और 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड, ठीक है। पहला क्या है, लेंथ में एक्सपांशन अगर होता है तो वो हो गया लीनियर एक्सपांशन। सरफेस एरिया का जो एक्सपांशन होता है उसको हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन, ठीक है। ये सारे टर्म्स को आप याद रखिएगा, लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन। वॉल्यूम का जो इंक्रीज होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिकल एक्सपांशन, ओके।
तो ये 3 तरह का एक्सपांशन सॉलिड के केस में देखा जाता है। ओके, लेंथ में इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपांशन, सरफेस एरिया में जो इंक्रीज होता है उसको हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन, एंड अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिकल एक्सपांशन। अब इन तीनों को हम लोग समझेंगे, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट देखेंगे, फॉर्मूला क्या है एंड यूनिट क्या है, देन उसके बाद इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो भी हम लोग एस्टैब्लिश करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं तीनों टाइप जो एक्सपांशन है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या क्या रिलेशन होगा, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है जहाँ पे आपको लीनियर एक्सपांशन दिया जाएगा एंड आपको पूछेगा कि सुपरफिशियल एक्सपांशन कितना है बोलो, ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपांशन कितना हुआ है बोलो। तो उस केस में आपको कैसे निकालना होगा, ये तीनों का जो रिलेशन है, ठीक है, उसको यूज़ करके आपको आंसर निकालना होगा। तो चलो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे लीनियर एक्सपांशन के बारे में, ठीक है, व्हाट इज लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या है, देन उसका फॉर्मूला एंड यूनिट। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, हेडिंग लगाएंगे, पहला वाला है लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। तो देखो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से उसके लेंथ में जो इंक्रीज होता है उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। ओके, ये हो गया लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड का डिफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या है, देखो ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है दोस्तों, इसके सहारे हमें ये पता चलता है कि कितना इंक्रीज होने का जो रेट है, ठीक है, मतलब कितना हीट अप्लाई करने से कितना इंक्रीज होगा, ये हमें पता चलेगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन से। ओके, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग सा एक्सपांशन होगा। देखो अगर लोहे का सॉलिड है, ठीक है, लोहे का एक ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए कितना एक्सपांशन होगा वो हमें पता चलेगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ आयरन के लिए, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए अलग रेट में एक्सपांशन होगा, उसका जो एक्सपांशन होने का जो रेट है वो अलग होगा, ठीक है। वो सभी हमें पता चलेगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। एक हिसाब से ये जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों, ये एक तरह का मेजरमेंट का यूनिट होता है, ठीक है, एक तरह का मेजरमेंट करने का प्रोसेस होता है। यहाँ से हमें रेट पता चलता है कि कितना एक्सपांशन हुआ है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल अल्फा से, ठीक है, अल्फा। ओके, अल्फा को ठीक से लिखते हैं, अल्फा, ये हो गया आपका अल्फा। ओके, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या है, इट इज डिफाइंड as the increase in length, per unit original length, per unit rise in temperature, ठीक है। It is defined as the increase in length per unit original length per unit rise in temperature, and it is represented by the symbol अल्फा, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, अल्फा से, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या है, देखो दोस्तों, किसी भी यूनिट लेंथ का अगर हम लोग एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, यूनिट लेंथ बोले तो जैसे एसआई में बात करेंगे तो 1 मीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ये रॉड है, ठीक है, तो इसका लेंथ है 1 मीटर। ओके, एंड इसका टेम्परेचर कोई भी एक नॉर्मल टेम्परेचर मान लेते हैं, इसका अभी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 मीटर का रॉड है, इसका टेम्परेचर जो है अभी प्रेजेंट कंडीशन में टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस पर अगर हम लोग हीट अप्लाई करेंगे, इस पर हीट अगर अप्लाई करेंगे, ओके, तो मान लेते हैं इस पर हम लोग सिर्फ इतना हीट अप्लाई किए हैं, स्पेसिफिक हीट अप्लाई किए हैं, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, 30 से 31 डिग्री, ठीक है। तो 1 यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये 1 मीटर मतलब यूनिट लेंथ के ऑब्जेक्ट में जितना इंक्रीज हुआ है वही है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो इस केस में मान लेते हैं ये वाला जो डीएल है, ठीक है, ये सिर्फ इंक्रीज हुआ है। पहले क्या था दोस्तों, पहले था 1 मीटर, ओके, 30 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने इसको हीट दिए हैं तो इसका टेम्परेचर क्या इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 1 यूनिट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट
टेम्परेचर राइज हुआ है। तो इसके वजह से जितना लेंथ इंक्रीज हुआ है इसी को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, बात समझ में आया? इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। मतलब पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ वाले किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो टेम्परेचर है उसको अगर हम लोग 1 यूनिट रेज करते हैं, 1 इंक्रीज बढ़ा देते हैं, ठीक है, 1 यूनिट बढ़ा देते हैं, तो उसके वजह से जो इंक्रीज हो रहा है, जो लेंथ इंक्रीज होगा उसी को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। फटाफट से इस डेफिनेशन को लिख लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं एंड इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है। लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड का जो कोफिशिएंट है उसका हम लोग अभी फॉर्मूला देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलो अब इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। इस पूरा डेफिनेशन को एकदम रट लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड along with the formula and unit, ठीक है। इस डेफिनेशन को याद करना है, उसके साथ इसका फॉर्मूला भी याद करना है, देन इसका यूनिट भी याद करना है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन लेंथ। कितना लेंथ इंक्रीज हुआ है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ओरिजिनल लेंथ, ओके, मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेज इन टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर रेज हुआ है, ठीक है। ओके, ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। अभी हम लोग बात करते हैं, देखो दोस्तों ये जो सॉलिड है इसका पहला लेंथ था L1, ठीक है। इनिशियल कंडीशन पे इसका लेंथ था L1 एंड टेम्परेचर था T1, ठीक है। लेंथ कितना था इसका ओरिजिनल कंडीशन में? L1 एंड टेम्परेचर था T1। अब हम लोगों ने इसको हीट दिए हैं, हीट देने के बाद इसका जो लेंथ है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है इसका लेंथ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको हीट दिया है ना, तो हीट देने से इसका लेंथ इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होने के बाद इसका लेंथ हो गया है L2, ठीक है। पहले L1 था, अब इंक्रीज होकर L2 हो गया है एंड हीट देने से टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या हुआ है? T2 हुआ है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ। कितना लेंथ इंक्रीज हुआ है दोस्तों? पहले L1 था, अब L2 हो गया है, तो कितना इंक्रीज हुआ है? ये वाला। तो L2 से अगर हम लोग L1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा इंक्रीज इन लेंथ। तो यहाँ पे होगा L2 माइनस L1, ठीक है, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। एंड नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओरिजिनल लेंथ कितना था दोस्तों? L1, ठीक है। एंड टेम्परेचर कितना रेज हुआ है? पहले T1 था, बाद में T2 हुआ है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है दोस्तों? T2 माइनस T1, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इंक्रीज को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा L, क्योंकि ये वाला अगर डेल्टा L है तो डेल्टा L अपन में L एंड ये होगा डेल्टा T, मतलब डेल्टा T बोले तो चेंज इन टेम्परेचर का रेज जितना हुआ है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से इस वाले फॉर्मूला से अगर हम लोग जो फाइनल लेंथ है, मतलब इंक्रीज होने के बाद जो लेंथ आया है उसको निकालेंगे, तो क्या होगा दोस्तों? उसको निकालने से चलो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। L2 माइनस L1 इज इक्वल टू क्या होगा? L1 अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों? L2 निकालेंगे। तो L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L1 अल्फा T2 माइनस T1, ओके, दिख रहा है आपको? चलो एक लाइन और होगा, L2 इज इक्वल टू L1 को कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रहेगा अल्फा, इसको सेकंड ब्रैकेट दीजिए, सेकंड ब्रैकेट T2 माइनस T1, ओके। तो ये हो गया हमारा फाइनल लेंथ आफ्टर द इंक्रीज, ठीक है। एक्सपांशन के बाद जो फाइनल लेंथ हमें मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। चलो अब ये तो हमें फॉर्मूला मिल गया है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अभी हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों? व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा, ठीक है। देखो यूनिट हम लोग कहाँ से निकालते हैं? इसके फॉर्मूला से निकालते हैं। तो ये क्या है? ये वाला फॉर्मूला हमारे पास जो रेड बॉक्स में है ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला, अल्फा का फॉर्मूला। तो क्या होगा देखो यहाँ पे ये क्या है? लेंथ है, लेंथ माइनस लेंथ बोले तो इसका यूनिट होगा लेंथ का यूनिट अगर SI मानते हैं, SI में निकालते हैं तो ये होगा मीटर। अपन में क्या है दोस्तों? ये लेंथ है, यहाँ पे हम लोग मीटर लिखेंगे। एंड टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों? केल्विन, ठीक है। तो केल्विन, देखो यहाँ पे मीटर वेनिश हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा सिर्फ 1/K, ठीक है, बोले तो केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये होगा SI यूनिट, ओके। अगर CGS में निकालेंगे तो CGS में टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है दोस्तों? CGS में टेम्परेचर का यूनिट होता है सेल्सियस, ठीक है। तो ये होगा पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस इनवर्स,
डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये हो गया इसका यूनिट। ठीक है दोस्तों, चलो फटाफट से इसको लिख लो। अगर यहाँ पे कोई भी बात आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके, मतलब थोड़ा सा रिवर्स में जाके फिर से इस पार्ट को देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा अवेलेबल है, आप वहाँ पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो, अब एक सवाल है दोस्तों कि देखो, अब जो सवाल है दोस्तों वो कैसा आएगा सवाल, एक थियोरेटिकल सवाल है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास। ठीक है, यहाँ पे सवाल लिखता हूँ, क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के जगह पे हम लोग कुछ भी लिखते हैं ब्रास। ठीक है, ब्रास एक सॉलिड एक एलॉय है दोस्तों। ठीक है, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है, मतलब अल्फा का वैल्यू है 19 × 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये है इसका अल्फा का वैल्यू। ठीक है, ब्रास जो एलॉय है दोस्तों उसका अल्फा का वैल्यू क्या है, ये वाला है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यही पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास इज 19 × 10⁻⁶ केल्विन इनवर्स। मतलब ब्रास का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अगर ये है तो इससे आपको क्या समझ में आया है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा अर्थ है, देखो, इट इज़ द इंक्रीज इन लेंथ, इट इज़ द इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ कितना इंक्रीज हुआ है, ये जो वैल्यू दिया है दोस्तों यही है इसका इंक्रीज, मीटर। ठीक है, इतना इंक्रीज हुआ है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर 1 केल्विन। ठीक है, ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर 1 केल्विन ऑफ अ 1 मीटर ब्रास रॉड। ठीक है, मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो 1 मीटर ब्रास रॉड में, ठीक है, 1 मीटर लेंथ का जो ब्रास रॉड है उसमें अगर हम लोग टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं तो उसका लेंथ कितना इंक्रीज होगा, इतना इंक्रीज होगा। यही हमें समझ में आता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन से। ठीक है, तो किसी भी मेटल के लिए या फिर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन दिया जाए, ये वाला अल्फा का वैल्यू अगर दिया जाए, तो इससे हमें एक ही बात समझ में आएगा कि उस मेटल का जो 1 मीटर का जो रॉड है या फिर 1 मीटर लेंथ का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका अगर हम लोग टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करेंगे तो अल्फा का जो वैल्यू दिया जाएगा उतना ही क्या होगा, उतना ही लेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस रॉड का जो लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, ब्रास रॉड का जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, एंड इसका अल्फा का वैल्यू दिया गया था 19 × 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम लोग इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, इसमें हीट देंगे, इसका जो टेम्परेचर अगर हम लोग 1 केल्विन इंक्रीज करेंगे, 1 केल्विन अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इसका जो लेंथ इंक्रीज होगा वो कितना होगा, ये जो लेंथ इंक्रीज होगा छोटा सा, ये होगा 19 × 10⁻⁶ मीटर। इतना, सिर्फ इतना इंक्रीज होगा। ठीक है, इतना ही इंक्रीज होगा। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, चलो अब अल्फा के बारे में हम लोगों ने सीख लिए हैं, तो अभी चले आते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन के बारे में। चलो अभी हेडिंग लगाएंगे सुपरफिशियल एक्सपांशन। व्हाट इज सुपरफिशियल एक्सपांशन। दोस्तों आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड इसलिए बिल्कुल पसीना पसीना हो गया हूँ। चलो क्लास को जल्दी इन कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे फ़ैन को मैं ऑन नहीं कर सकता क्योंकि फ़ैन को अगर ऑन करूँगा तो फिर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। फ़ैन का जो साउंड होता है वो कैच कर लेता है, उस नॉइज़ को कैच कर लेता है, तो आपको सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं ही थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ उठा लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग बात करेंगे सुपरफिशियल एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन के बारे में, सुपरफिशियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। तो सुपरफिशियल एक्सपांशन क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी अभी कहा आप लोगों को, सुपरफिशियल एक्सपांशन बोले तो सरफेस एरिया में जो एक्सपांशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द इंक्रीज इन सरफेस एरिया
ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। तो सुपरफिशियल एक्सपांशन क्या है दोस्तों? द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो उससे जो सरफेस एरिया का इंक्रीज होता है उसी को हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन। एंड इसका भी एक कोफिशिएंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट जो होगा दोस्तों वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, जिसको हम लोग बीटा से लिखते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, सुपरफिशियल एक्सपांशन, ठीक है। सुपरफिशियल एक्सपांशन जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं वो क्या है? देखो, इट इज़ द डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसा रहेगा। एक डेफिनेशन अगर आप याद रखते हैं तो सारे डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा एक्सपांशन से रिलेटेड, क्योंकि डेफिनेशन में सिर्फ एक दो वर्ड ही चेंज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग सुपरफिशियल एक्सपांशन डिस्कस करेंगे तो सिर्फ सरफेस एरिया का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल एरिया, ठीक है, पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल बीटा, बाय द सिंबल बीटा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन क्या है दोस्तों? इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल बीटा, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो उसके पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया के ऊपर जो भी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है, पर यूनिट सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में जो भी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, ठीक है, पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, तो वो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, ठीक है। चलो इस बात को समझ लेते हैं। अभी देखो जगह है थोड़ा सा तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एक सॉलिड क्यूब, ठीक है, ये सॉलिड क्यूब। तो इस क्यूब में कितने सरफेस एरिया रहता है दोस्तों? इस क्यूब में टोटल 6 सरफेस एरिया रहता है, ठीक है। ओके, जैसे लूडो का डाइस होता है, लूडो का डाइस में कितने सरफेस एरिया होता है दोस्तों? 6। ओके, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है। तो देखो ये टोटल जो सरफेस एरिया है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया उसका नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर में उसका एक टोटल सरफेस एरिया होगा, तो इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया मान लेते हैं A1, ठीक है। एंड हीट देने के बाद उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर लेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर ये चारों के चारों एक सरफेस एरिया में ये क्या है, चारों के चारों लेंथ है, ठीक है, 1 2 3 4 ये चारों के चारों लेंथ है, ये चारों लेंथ अगर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होगा तो उसका जो टोटल एरिया है वो भी तो इंक्रीज होगा ना, ठीक है, वो भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने के बाद एरिया हो गया है A2, ठीक है, एरिया हो गया है A2। तो कितना इंक्रीज हुआ है बोलो दोस्तों, कितना इंक्रीज हुआ है? A2 माइनस A1 इतना इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा A। तो देखो पर यूनिट ओरिजिनल एरिया में इतना एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अभी हम लोग अगर बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होगा A2 माइनस A1 पर यूनिट ओरिजिनल एरिया, तो यहाँ पे A देंगे, एंड उसके साथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम लोग T2 माइनस T1 लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा बीटा का फॉर्मूला। ओके, दिख रहा है दोस्तों आपको? चलो अब ये है बीटा का फॉर्मूला। इसको अगर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे मैं पहले इरेज कर देता हूँ। उफ, ये गर्मी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, क्या बताओ यार। चलो इसको मैं अभी फ्रेश करके लिखता हूँ। बीटा का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। यहाँ पे आप लिखेंगे ओरिजिनल सरफेस एरिया इनटू रेज इन टेम्परेचर, रेज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी देख लो, अभी यहाँ पे एक सरफेस को लेते हैं, इसका जो ओरिजिनल सरफेस एरिया है वो कितना है? A1, ठीक है,
ओके, तो हीट अप्लाई करने से क्या हुआ है, चारों जो लेंथ है वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हुआ है, तो ऐसा हो गया है। अब ऐसा होने के बाद आप देख सकते हैं पहले कितना एरिया था, ये वाला एरिया था, अब दूसरा एरिया कितना हुआ है दोस्तों, दूसरा एरिया हुआ है A2, तो एरिया इंक्रीज कितना हुआ है, ये वाला इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये जो मैं हैचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, ये है इंक्रीज, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका है डेल्टा A इजिकल टू A2 से अगर हम लोग A1 को माइनस कर देते हैं तो ये वाला पार्ट हमें मिल जाता है, तो इतना एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1, ओके, एंड ओरिजिनल एरिया क्या है A1, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा T2 माइनस T1, ठीक है, पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे पहले केस में T1 था, अब हीट अप्लाई करने से T2 हो गया है, ओके, हीट अप्लाई करने से इसका टेम्परेचर T2 हो गया है। तो टेम्परेचर अगर 1 यूनिट इंक्रीज होता है तो ओरिजिनल एरिया के रिस्पेक्ट में जितना एरिया इंक्रीज होगा उसी को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। अगर यहाँ से हम लोग A2 का वैल्यू निकालते हैं, फाइनल एरिया का वैल्यू निकालते हैं, तो फिर क्या होगा, A1 1 प्लस बीटा देन ब्रैकेट में T2 माइनस T1, ओके, यहाँ पे इसको सेकेंड ब्रैकेट में रखो, ओके। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया बीटा का फॉर्मूला एंड ये हो गया एक्सपांशन के बाद फाइनल एरिया का फॉर्मूला। एंड इसका अगर यूनिट देखेंगे तो देखो एरिया बाई एरिया ये यूनिट वेनिश हो जाएगा, तो रहेगा सिर्फ टेम्परेचर। तो SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट होगा सिर्फ केल्विन इनवर्स, ठीक है। वैसे ही CGS यूनिट क्या होगा दोस्तों, CGS यूनिट होगा सिर्फ और सिर्फ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूनिट, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, कुछ वैल्यू वहाँ पे दे देगा, तो आपको क्या लिखना है, इट इज़ द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, पर ओरिजिनल एरिया, ठीक है, पर यूनिट ओरिजिनल एरिया ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। मतलब उस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस ऑब्जेक्ट का आपको मेंशन करा जाएगा क्वेश्चन में, उस ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम लोग 1 यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ओरिजिनल एरिया के रिस्पेक्ट में उतना एरिया आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है, उतना एरिया इंक्रीज़ होगा। तो बिल्कुल जैसे मैंने लीनियर एक्सपांशन के केस में क्वेश्चन को लिखाया था, बिल्कुल आपको उसी तरह से आंसर देना है, उसी तरह से आंसर लिखना है। सिर्फ क्या हो जाएगा, वहाँ पे लेंथ के जगह पे आप लिखेंगे सरफेस एरिया, ठीक है, लेंथ के जगह पे आप लिखेंगे सरफेस एरिया, और आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, ओके। तीनों के तीनों डेफिनेशन जो है बिल्कुल सेम रहने वाला है, सिर्फ आपको लेंथ के जगह पे आपको सरफेस एरिया लगाना होगा, तो वो बन जाएगा बीटा, ठीक है। अगर वहाँ पे आप वॉल्यूम लगा देते हैं तो वो बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन पे। तो हेडिंग लगाएंगे क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड या फिर वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। चलो वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, हेडिंग लगाओ दोस्तों, वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। तो चलो अभी हेडिंग डालो क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, द इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्यू टू application of heat due to application of heat, ठीक है। The increase in volume of any solid object due to application of heat is known as the cubical expansion of solid। and इसके लिए भी कोफिशिएंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन जिसको हम लोग रिविजन करते हैं गामा से, ठीक है। दिस इज द क्यूबिकल एक्सपांशन, ओके। तो चलो इसको भी डिफाइन करेंगे बिल्कुल सेम जैसे कि पहले 2 केस में हम लोगों ने किया था। जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम लगा देंगे। जैसे कि लीनियर एक्सपांशन के केस में आपका लेंथ था, सुपरफिशियल एक्सपांशन के केस में हम लोगों ने सरफेस एरिया लगा दिए थे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्यूबिकल एक्सपांशन के लिए हम लोग वॉल्यूम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज in volume per unit original volume per unit raise in temperature
टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। एंड बिल्कुल सेम लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल गामा। ठीक है, ओके। तो देखो ये एग्जैक्टली हमारा एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब। ठीक है, जब हम लोग इसको हीट देंगे तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा, चारों के चारों किसी भी ये जितने भी लेंथ है, जितने भी साइड है, वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड जिससे कि सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। एंड क्योंकि ये साइड्स इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो अब इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है दोस्तों? इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है। यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू रेज इन टेम्परेचर। ठीक है, ओके। तो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो V1 था जब उसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, T1 इसको लिखिए। ओके, देन इसको हम लोगों ने हीट अप्लाई किया। हीट अप्लाई करने के बाद इसका जो फाइनल वॉल्यूम हुआ वो V2 एंड टेम्परेचर इंक्रीज होके हुआ है T2 डिग्री सेल्सियस। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला गामा इज इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1 अपन में ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था V1 इंटू यहाँ पे होगा T2 माइनस T1 ब्रैकेट में। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आप V2 का वैल्यू निकालिएगा। यहाँ पे V2 का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल पहले जैसा रहेगा V1 1 प्लस गामा T2 माइनस T1 एंड यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, ओके। तो अलग कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ है दोस्तों। तीनों ही जो कोफिशिएंट है तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है। जस्ट आपको सिर्फ चेंज करना है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन के लिए यहाँ पे सारे क्या होगा, L होगा, मतलब लेंथ होगा। सुपरफिशियल एक्सपांशन के केस में आप A लिख सकते हैं या फिर आप सरफेस बोले तो S भी लिख सकते हैं। ठीक है, S1 S2 लिख सकते हैं। एंड क्यूबिकल एक्सपांशन के केस में आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बोले तो V लिखेंगे, V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, एंड यहाँ से अगर आप फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे आफ्टर द एक्सपांशन, ठीक है, V2 इजिकल टू V1 ब्रैकेट में प्लस 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसका भी SI यूनिट जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। SI यूनिट ये होगा केल्विन इनवर्स एंड CGS यूनिट रहेगा आपका डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, मतलब पर डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी बातें आप एग्जैक्टली सेम करके अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोगों को तीनों ही एक्सपांशन पता चल गया है। ठीक है, तीनों ही कोफिशिएंट पता चल गया है। अब हम लोग रिलेशन देखेंगे इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। एंड ये रिलेशन आपको डिराइव करने के लिए भी पूछा जा सकता है या फिर इस रिलेशन को यूज़ करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा। ये तीनों जो कोफिशिएंट है इसका जो रिलेशन है वो डिराइव करने के लिए। ओके, अगर आप पूरा समझ जाते हैं तो डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पूरा चैप्टर है, ठीक है, पूरा चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट हम लोग फिनिश करने के बाद एक क्लासेस में एक्स्ट्रा लगाऊंगा सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीनों के बीच में हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाले हैं। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेशन आपको डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है या फिर इस रिलेशन को डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, लेट कंसिडर अ क्यूब ऑफ लेंथ L। ठीक है, एक क्यूब हम लोग लेंगे, ये हमारा क्यूब जिसका लेंथ क्या है, जिसका लेंथ है L एंड सभी साइड का लेंथ क्या होगा, L होगा। ठीक है, L। ओके, चलो अब देखो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस। ठीक है, सो देखो यहाँ पे टोटल 6 सरफेस होगा। ठीक है, 6 सरफेस होगा। ओके, तो हर एक सरफेस का कितना एरिया होगा, सरफेस एरिया S इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब L इंटू L करके ये होगा L स्क्वायर। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब,
तो क्यूब का टोटल वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है, सरफेस एरिया इंटू लेंथ या फिर सरफेस एरिया इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा एल क्यूब। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने एक क्यूब कंसिडर किया है जिसका एक साइड का लेंथ है एल एंड एक फेस का, हर एक फेस का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा एल स्क्वायर एंड टोटल क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा एल क्यूब। ठीक है, ये तीनों हम लोगों ने निकाले हैं। अब क्या करते हैं, अब हम लोग सबसे पहले तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन। ठीक है, 1 नंबर इक्वेशन एंड 2 नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ईच इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 नंबर इक्वेशन का करते हैं तो ये होगा ds/dt इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, सो d/dt यहाँ पे होगा L स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 2 आ जाएगा 2L dl/dt, ये आएगा हमारा। डेरिवेशन करने के बाद ये आएगा एंड हम लोग अगर इसको डेरिवेशन करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो फिर ये आएगा dv/dt इक्वल टू आएगा 3L स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 3L स्क्वायर इंटू dl/dt। ठीक है, तो ये अगर आप डेरिवेटिव आपको नहीं आता है तो इस वाले पार्ट को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैथ में हम लोग डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेटिव हम लोगों ने सीखे हैं। ठीक है, तो मैथ के सिलेबस में आपके डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो इसको अभी के लिए याद कर लीजिएगा। ds/dt इक्वल टू क्या होगा, d/dt L स्क्वायर। इसको अगर हम लोग करते हैं तो L स्क्वायर का ये जो 2 है सामने आ जाएगा एंड L, ओके, dl/dt एंड इसी का अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का करते हैं तो हमें मिलेगा 3L स्क्वायर इंटू dl/dt। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो इक्वेशन हमें मिला है इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ओके, तो हमें 4 इक्वेशन मिल गया है, पहला तो ये वाला इक्वेशन, दूसरा ये वाला एंड डेरिवेटिव करने के बाद और 2 इक्वेशन मिल गया है। नंबर 1 इक्वेशन डेरिवेटिव के बाद ये नंबर 3 इक्वेशन बन गया है एंड नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है, डेरिवेशन करने के बाद, ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद वो बन गया है इक्वेशन नंबर 4। अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को हम लोग अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ds/dt, इसके नीचे क्या होगा, ये वाला इक्वेशन 1 s। ठीक है, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2L dl/dt, 2L dl/dt एंड इसके लिए है यहाँ पे L स्क्वायर। ओके, चलो अभी अपन इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ds एंड ds के नीचे ये s इंटू dt। ठीक है, s इंटू dt एंड इधर क्या रहेगा दोस्तों, L वैनिश हो जाएगा, तो 2 इंटू dl अपन में L इंटू dt। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ds/s इंटू dt है ये क्या है, एंड इसको याद कर लीजिए एंड इसको थोड़ा सा याद रिमेंबर कीजिए जो हम लोगों ने अभी भी सीखा। ठीक है, ये क्या है एंड ये वाला क्या है। तो s की जगह पे आप a भी लिख सकते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया है ना, तो हम लोगों ने जब सुपरफिशियल एक्सपांशन सीखा था तो हम लोगों ने a लिया था, तो यहाँ पे आप a भी लिख सकते हैं। तो a एंड s कोई बात नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो देखो ये क्या है दोस्तों, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या दोस्तों, बीटा। ठीक है, क्यूबिकल कौन सा, ये वाला जगह तो नहीं है लेकिन चलो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको अभी इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको अभी इरेज कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास है दोस्तों ये क्या है, बीटा है। ठीक है, एंड ये जो है हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, तो ये होगा 2 इंटू हमारे पास अल्फा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये है अल्फा का फॉर्मूला। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला, ये है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो हमारे पास ये एक रिलेशन मिल गया है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ओके, वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं अभी क्या, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें एक और रिलेशन मिलेगा। ठीक है, नाउ बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाई 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4 को पहले लिखते हैं dv/dt एंड बाई रहेगा आपका ये v इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे
इक्वेशन नंबर 4 को पहले लिखो, 3l² dl/dt, नीचे रहेगा l³, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रहेगा dv/v इंटू डी टी इजिकल टू, दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है, तो l² एंड l² कट जाएगा तो रहेगा 3 इंटू डी एल अपन में l इंटू डी टी। अभी आप यहाँ पे याद कीजिए ये कौन सा फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, तो ये होगा आपका गामा, एंड ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, तो 3 इंटू अल्फा। तो हमारे पास दो रिलेशन मिल गया है, ठीक है, दो रिलेशन मिल गया है। ओके, चलो अब अगर हम लोग यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, β/2, ओके, एंड यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू 3 नीचे चला जाएगा, γ/3। सो फाइनल रिलेशन क्या आया, अल्फा इजिकल टू β/2 इजिकल टू γ/3, दैट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। इस वाले रिलेशन को आप डेफिनेटली याद रखेंगे, ठीक है। एंड ये है पूरा प्रोसेस, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का एंड इक्वेशन नंबर 2 का, ये छोटा सा पार्ट याद रखिएगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास ये रिलेशन मिल जाएगा। एंड यहाँ से हम लोग दोनों ही रिलेशन से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, एंड अल्फा का वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास ये फाइनल रिलेशन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। चलो तो आज के क्लास के लिए हम लोग एक और टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है, एक और टॉपिक लेते हैं, वो डेंसिटी चेंज का, ठीक है, डेंसिटी कैसे चेंज होता है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो उसका जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, ठीक है, वो कैसे चेंज होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला, उसका ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, ठीक है। देन उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, ठीक है ना। देन उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, गामा का डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड उसका यूनिट। देन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम लोगों ने डिराइव किया, हम लोगों को ऐसा मिला अल्फा इजिकल टू β/2 γ/3, ये वाला रिलेशन हमें मिला है। इस रिलेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है तो ये रिलेशन बहुत ही काम का है, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं चेंज ऑफ डेंसिटी, चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ क्या, चेंज ऑफ डेंसिटी, अच्छा, टेम्परेचर के साथ, विथ टेम्परेचर, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग लेते हैं, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर हम लोग लेते हैं तो इसका एक फिक्स डेंसिटी रहेगा, लेकिन जब हम लोग हीट देंगे तो हीट देने से क्या होता है दोस्तों, इसका लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, ओके। अगर वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, डेंसिटी जो है वो घट जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपांशन होने का मतलब है डेंसिटी घट जाना, क्योंकि देखिए अगर आपके पास ऐसे एक गिलास जूस है, ठीक है, एक गिलास जूस है, तो ये जूस का घनत्व कैसा रहेगा दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा घनत्व है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस जूस को इतना खा लिया आप लोगों ने, ठीक है, मतलब इतना जूस आप लोगों ने खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, ओके। देन आप इसके साथ पानी मिला दिए हैं, ठीक है, एंड फिर से उतना वॉल्यूम कर दिए हैं, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, इसका डेंसिटी क्या होगा दोस्तों, इसका डेंसिटी घट जाएगा, ठीक है। घट क्यों गया, क्योंकि देखो पहले कितना था, पहले इतना था, आप इसको पी लिए हैं, पी लेने के बाद ये इतना रह गया था, ठीक है, इतना। देन हम लोगों ने पानी मिलाए हैं, पानी मिलाने से क्या हुआ, वॉल्यूम इतना इंक्रीज हुआ है, ये पहले V1 था, इतना V1, एंड पानी मिलाने के बाद ये हो गया टोटल V2, ठीक है, ये टोटल V2 हो गया इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, पहले से वो जूस पतला हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा पानी पानी हो जाएगा, ओके। तो देखो वैसे ही क्या होता है, जब हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो हीट देने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एंड हम लोगों को पता है अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसका डेंसिटी घट जाएगा, लेकिन कैसे घटेगा वही हम लोग अभी देखने वाले हैं। कितना वॉल्यूम इंक्रीज होने से कितना घटेगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो जैसे देखो हम लोग अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो कुछ ऐसा रिलेशन था, V1 अल्फा प्लस गामा T2 माइनस T1, ठीक है, ऐसा था, कुछ ऐसा था हमारे पास रिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन से हमें फाइनल वॉल्यूम का ऐसा मिला था, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास रिलेशन है इसको हम लोग
मास को, ठीक है, मास को हम लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो इधर भी m लिखेंगे एंड v1 इधर 1 प्लस गामा, ये फर्स्ट ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट होगा, हर बार मैं फर्स्ट ब्रैकेट लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो ये सेकंड ब्रैकेट होगा। तो हम लोगों ने क्या किए हैं, मास को इस पूरे रिलेशन से हम लोगों ने डिवाइड कर दिए हैं। तो m/v2 क्या होगा दोस्तों, m/v, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, डेंसिटी इज इक्वल टू है आपका मास अपन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपन वॉल्यूम। तो मास जो है दोस्तों वो तो फिक्स है, किसी भी सॉलिड के लिए मास तो फिक्स है ना, मास तो चेंज नहीं होगा, जितना भी हम लोग हीट देंगे उसको, हीट देकर उसको बिल्कुल पिघला देंगे, ठीक है, फिर भी मास जो है मास बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो m/v2 मतलब ये आपका डेंसिटी हो जाएगा, लेकिन ये कौन सा डेंसिटी होगा, ये फाइनल डेंसिटी होगा। तो ρ2 और डेंसिटी जो है उसको हम लोग रो से लिखेंगे, ठीक है, इसको रो से लिखते हैं। तो ρ2 हो गया एंड यहाँ पे m/v1 ये ρ1 हो जाएगा एंड ऐसे नीचे रहेगा क्या 1 प्लस गामा T2 माइनस T1, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ρ1 1 प्लस गामा T2 माइनस T1, ठीक है, इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का रिलेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। देखो ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 माइनस गामा, ठीक है, 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ठीक है, ये हमें रिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने का एक मैथमेटिकल प्रोसेस रहता है, इसको आप यहाँ पे कोई उसको सीखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसके बाद इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसके बाद इसको याद रखेंगे। तो ये जो इन्वर्स था इसको हटाने के लिए यहाँ पे माइनस आ गया है, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया है, क्योंकि देखो ये जो गामा है, ये गामा का वैल्यू बहुत ही छोटा है। जब हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस गामा के वैल्यू की वजह से बहुत ही छोटे छोटे टर्म हमें मिलेगा, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे टर्म हमें मिलेगा, उसको नेगलेक्ट करके आखिर में हमें ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब क्या होगा, रो घटेगा, ठीक है, ये है एक्चुअली रिलेशन, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो रो मतलब डेंसिटी घट जाएगा। ओके दोस्तों, चलो ये तो हो गया सारे रिलेशन एंड उसके बाद डेंसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ। तो ये सारे टॉपिक हम लोग आज इस क्लास में किए हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना, वहाँ पे ये सारे फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, ये सारे फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। एंड दोस्तों आप लोग क्लासेस को कम शेयर करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ट्राई कीजिएगा कि शेयर करें। एंड क्लासेस अगर अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक बिल्कुल करिएगा, ओके। एंड कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे जो वीडियोस है, क्लासेस जो आ रहे हैं उसमें बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं, मतलब आप लोग ठीक तरह से शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ, तो आपको भी तो थोड़ा कुछ करना होगा ना, ठीक है। मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा, तो आप भी थोड़ा सा अगर हेल्प कर देते हैं मेरे को तो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि देखो पूरे बिहार बोर्ड को अगर मैं देखूँ या फिर आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड को देखूँ, ठीक है, पूरे बिहार बोर्ड या फिर पूरे वेस्ट बंगाल बोर्ड या फिर पूरे यूपी वाले बोर्ड, जो भी हम लोग यहाँ पे बोर्ड को लेके चल रहे हैं, तो उन सभी बोर्ड में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अभी मैं बताऊँ तो आपका ही जो क्लासमेट्स होगा वो एक तो नहीं होगा ना, बहुत सारे क्लासमेट होगा। अगर आप अपने क्लासमेट के बीच में शेयर करते हैं तो भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो भी बहुत हेल्प हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना है, मतलब आपको मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, नहीं, ठीक है। आप सिर्फ अपने क्लासमेट को शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने क्लासमेट्स जितने भी आपका जान पहचान का क्लासमेट्स है जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो उन लोगों को अगर आप शेयर कर देते हैं तो भी काम हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि मैं जो एनालाइज करके देख रहा हूँ, जो यूट्यूब का जो एनालाइज रिपोर्ट होता है उसमें देख रहा हूँ कि हर एक वीडियो बहुत ही कम शेयर हो रहा है, 2 या 3 बंदे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं लगभग आपका 30 से 50 बंदे देख रहे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2-3 बंदे शेयर करते हैं। अगर क्लासेस अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर सजेस्ट कीजिए कि क्लासेस को कुछ इस तरह से कीजिए, उस तरह से कीजिए, ठीक है ना। तो ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए हैं, व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपको अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है, मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। लेकिन ऐसे नहीं चलने देना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो व्यूज़ दिन ब दिन घटते जा रहा है, दिन ब दिन सब्सक्राइबर्स भी बहुत ही कम रेट में घट रहा है, बहुत ही कम रेट में बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब पहले के दिन में क्या था, हर एक मंथ में
ठीक है, 500 से 1000 सब्सक्राइबर आ जाते थे, मतलब 500 से 1000 नए स्टूडेंट्स आते थे, हमारे साथ जुड़ते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, सिर्फ ये 50 या 100 के बीच रह गया है हर एक मंथ। ठीक है, हर एक महीने में सिर्फ 50 से 100 नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप लोग क्लासेस को शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्लासेस को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो क्लासेस को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर यही आप ट्यूशन लेंगे तो उसके लिए तो आपको कुछ पे करना होगा ना, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको फुल कोर्स कराने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं जल्द से जल्द आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। कि देखो, इसका जो लास्ट क्लास है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का जो लास्ट क्लास है, वो 3 दिन पहले आया था। 3 दिन पहले मैंने पब्लिश किया था, लेकिन व्यू कितना आया है, सिर्फ 50 या 60 के पास। ठीक है, 50 या 60 व्यू आया है ओनली। तो मेरा जो मोटिवेशन है, मेरे को क्या लगता है कि बच्चे तो देख नहीं रहे, तो क्लास देखे क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ऐसा थिंकिंग मेरे अंदर चला आता है, एंड इसकी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब ये जो क्लास कराने के लिए फोकस जो है मेरा, थोड़ा सा मोटिवेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर मतलब मान लो कि मैंने आज ये वाला क्लास दिया है, आज के दिन ही 100 या 100 से ज़्यादा व्यू आ गए, मतलब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट देख रहे हैं क्लासेस को। ठीक है, एंड वो लोग डिमांड कर रहे हैं, सर जल्दी से क्लास दीजिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, मेरे अंदर एक हड़बड़ी आ जाएगा, मैं कल ही आपको एक नया सा क्लास दे दूँगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान पे दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एंड थोड़ा सा शेयर कीजिए, मेरे को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा शेयर कीजिए। एक बंदे अगर 4-5 स्टूडेंट को, 4-5 क्लासमेट को शेयर करता है, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, एक बंदे सिर्फ 4 से 5 क्लासमेट को शेयर कीजिए, अपने जो कॉलेज का ग्रुप होता है उसमें शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो सारे क्लासेस ऑनलाइन होते हैं ना, सारे कॉलेज के जो क्लासेस होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन उसी ग्रुप में अगर आप जितने कॉन्टैक्ट है आपके पास, जितने क्लासमेट का नंबर है, उन सभी को शेयर कीजिए। किसी को अगर अच्छा लगा मेरा कंटेंट, मेरा क्लासेस, तो वो करेगा, वो सब्सक्राइब करेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन आपने तो अपना काम कर दिया ना, आपने शेयर कर दिया। ओके, तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको सिर्फ शेयर करना है। बाकी वो लोग को अगर अच्छा लगता है क्लासेस, तो वो सब्सक्राइब करेंगे, या फिर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है ना, लेकिन आप तो शेयर ही नहीं करते, क्योंकि वीडियो का एनालिसिस ये कहता है कि सिर्फ 2 या 3 बार शेयर हुआ है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल शेयर कीजिएगा। क्लासेस अगर अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड क्लासेस को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलो, अभी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट 2 क्लास होगा इस चैप्टर से। ठीक है, मैं 2 दिन में, अगले 2 दिन में दोनों क्लासेस को दे दूँगा। ठीक है, एंड केमिस्ट्री में क्या है कि मेरे पास नोट मौजूद नहीं होता है। ठीक है, केमिस्ट्री के पास मेरे पास जो किताब है वो थोड़ा सा ओल्ड वर्जन का किताब है, एंड नोट्स भी रेडी नहीं है, तो इसलिए केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ओके, एंड मेरा खुद का स्टडी है, तो थोड़ा सा मैं खुद स्टडी करता हूँ, अपने पढ़ाई में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो वो भी एक अलग सा दिक्कत है। ठीक है, तो देखता हूँ आगे क्या होता है, आप सपोर्ट कीजिए। मैं जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड 15 जुलाई से सेकंड सेमेस्टर का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, एंड बिहार बोर्ड में से जो सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है, दूसरे ब्रांच के बंदे, वो तो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ रहा है ना, तो उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों, कीप स्टार्टिंग एंड कीप मोटिवेटेड, कीप सपोर्टिंग मी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।